अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो ज़रूरी क्यों है। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि इसकी वजह से हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन का पता लगा सकते हैं, उसकी इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, टाइम का पता लगा सकते हैं और डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको डिराइव करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करने के लिए हमें कुछ सपोजिशंस करने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी चीज़ें सपोज और एज्यूम करनी है। तो देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। बेसिकली हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे जो उस ऑब्जेक्ट्स के लिए होंगे जिसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, ये हमें एज्यूम करना है कि उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो। अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म ना हो तो फिर हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इक्वेशन डिराइव करना। These equations relate initial velocity, final velocity, acceleration, time and distance covered by a moving body। तो ये जो 3 इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे तो ये कौन सी क्वांटिटीज़ को एक दूसरे के साथ रिलेट करेगी। तो वो क्वांटिटीज़ जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, एक्सीलरेशन है, टाइम है और डिस्टेंस है। तो ये इक्वेशंस इन क्वांटिटीज़ को एक दूसरे से रिलेट करती है। To simplify the derivation of these equations, we assume that motion is along a straight line। तो इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये भी एज्यूम करना है कि जो मोशन हो रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये भी एज्यूम करना है जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हम लेते हैं उसको हम एज ए स्केलर ले लेंगे। मतलब उसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है या एक्सीलरेशन है। अच्छा, तो अब आते हैं सिचुएशन की तरफ की सिचुएशन क्या है। कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। तो हमारे पास एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई है और इसकी वेलोसिटी जो है वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो इसके साथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। The motion of a body is described by speed time graph as shown in figure 2.26 by line AB। तो उस बॉडी का जो ग्राफ या स्लोप बनता है वो कुछ इस तरह होता है। मतलब जब हमने बॉडी को ग्राफ में प्लॉट करना शुरू किया तो बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी पहली सी थी, ठीक है, कितनी थी हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसको वी आई का नाम दिया। आप देख सकते हैं हमने उनको वी आई का नाम दिया यहाँ तक, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉडी 0 से स्टार्ट नहीं हुई, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। फिर हमने जब इसको ग्राफ पे प्लॉट किया तो ये वाला स्लोप बना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। तो बी पॉइंट पे बॉडी रुक गई, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। अच्छा, द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सीलरेशन ए। ये वाला जो स्लोप बन रहा है ये हमें क्या दे रहा है, ये एक्सीलरेशन दे रहा है, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या है, डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। तो वर्टिकल साइड पे हमने वेलोसिटी ली है और हॉरिजॉन्टल पे टाइम लिया हुआ है। तो वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम हमें क्या देगी, हमें एक्सीलरेशन देगी। अच्छा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। तो बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्लोप के नीचे जितना भी एरिया आता है, कितना एरिया आता है, एक रेक्टेंगल बनता है और एक ट्राइंगल बनता है। तो ये टोटल एरिया जो है ये हमें क्या बताता है, ये हमें शो करता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैन बी obtained इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ। तो इस ग्राफ के ज़रिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हैं। मैं थोड़ा और डिटेल से इस ग्राफ के बारे में बता दूँ। ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है टी, ओ डी भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पे ये ए जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब ओ से लेके वी आई तक ये इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ से डी से लेके बी तक ये टोटल फाइनल वेलोसिटी है। अच्छा, अब आते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। अच्छा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस ग्राफ से डिराइव कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, पहले तो हमें देखना है कि स्लोप से हमें क्या मिल रहा है। स्लोप किसके इक्वल होता है, वर्टिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी। तो यहाँ पर चूंकि स्लोप हमें एक्सीलरेशन दे रहा है तो एक्सीलरेशन किसके इक्वल है, वर्टिकल क्वांटिटी डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल पे क्या है, बी सी ये वर्टिकल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे क्या है, ए सी। तो यहाँ पर हमने ए सी लिया हुआ है। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी डी माइनस सी डी। बी डी क्या है, बी डी असल में फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। बी डी यहाँ से यहाँ तक, तो अगर यहाँ से यहाँ तक से मैं ये वाला माइनस करूँ सी डी, बी डी ये वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इससे सी डी माइनस करूँ, इस टोटल में से ये वाला हिस्सा माइनस करूँ तो कौन सा बच जाएगा, ये वाला हिस्सा बच जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ए सी को हम ओ डी भी लिख सकते हैं, ओ डी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इसको हम टी भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये सब आप देख सकते हैं। बी डी किसके इक्वल है,
बी डी चूँकि इसको हमने फाइनल वेलोसिटी का नाम दिया था तो ये वी एफ की इक्वल है। सी डी किसकी इक्वल है, सी डी ये वाला जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ओ डी किसकी इक्वल है, वो टी की इक्वल है। तो अब इसकी जगह ये वैल्यूज पुट करते हैं। बी डी की जगह हमने फाइनल वेलोसिटी पुट की, सी डी की जगह इनिशियल वेलोसिटी और ओ डी की जगह हमने टी पुट की। तो ये उस साइड पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये वाला जो है ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। अच्छा, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे लिए किस तरह यूज़फुल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और टाइम है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक बॉडी मोशन में है तो मोशन के दौरान कुछ क्वांटिटीज़ का हमें पता है और कुछ क्वांटिटीज़ का पता नहीं है, तो हम उस अननोन क्वांटिटीज़ को किस तरह फाइंड करेंगे। इन तीनों में से जो भी इक्वेशन रिलेवेंट हुआ हम वो यूज़ करते हैं और उस अननोन क्वांटिटी को फाइंड करते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन के लिए देख ले, अगर एक बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, टाइम भी मालूम है, लेकिन एक्सीलरेशन मालूम नहीं है, तो हम बाकी की वैल्यूज पुट करके एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर अननोन हो एक क्वांटिटी और बाकी नोन हो तो हम उस अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो असल में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम डिस्टेंस को बाकी की क्वांटिटी से रिलेट करते हैं। मतलब अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं तो हमें किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। किस तरह, तो जैसा कि पहले लेक्चर में हमने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ के नीचे जो स्लोप है उसके नीचे जितना भी एरिया आता है अगर हम वो फाइंड कर सके तो हमें डिस्टेंस का पता चल सकता है। तो अब इस ग्राफ के लिए ये वाला जो हिस्सा है ये टोटल एरिया है, मतलब ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आता है ये असल में क्या है, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करके देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल की एरिया हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो अब टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, यहाँ पर ये वाला जो है ये रेक्टेंगल है, ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ डी, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो लेंथ क्या है ओ ए, तो ओ ए से यहाँ ये वाला लेंथ और ओ डी क्या है, ओ डी ये ब्रेथ हो गया। तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यूज पुट करें तो ओ ए को हमने वी आई भी कहा और ओ डी किसके इक्वल होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है टी की इक्वल, तो वी आई टी। ये तो एरिया फाइंड हुआ किसके, रेक्टेंगल के। अब ट्राइंगल की फाइंड करते हैं, बी सी मल्टीप्लाई बाई ए सी। तो ए सी ये है और बी सी ये है, और अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा, ये ट्राइंगल की एरिया बन जाएगा। तो अब इसकी जगह वैल्यूज पुट करते हैं, ए सी किसकी इक्वल है टी की और बी सी किसकी इक्वल है ए टी की। तो ये ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अच्छा, अब दोनों को ऐड करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से ये आया था और एरिया ऑफ ट्राइंगल से ये आया, तो टी और टी को हम मल्टीप्लाई करें तो टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कंप्लीट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, ये हमें क्या शो करता है, ये हमें शो करता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी नोन है, टाइम भी नोन है, एक्सीलरेशन भी नोन है, लेकिन डिस्टेंस अननोन है, तो ये वाली वैल्यूज हम पुट करके डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी असल में डिस्टेंस के लिए है, लेकिन ये इक्वेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें टाइम न दिया गया हो, टाइम के बारे में हमें पता न हो, तो बाकी क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कैसे डिराइव होगा, टोटल एरिया ओ ए बी डी, टोटल एरिया क्या है, ये वाला ओ ए बी डी, ये टोटल एरिया है, ठीक है। मैंने कुछ यू इस तरह बनाया हुआ है। अच्छा, तो ये किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के, एस के, और ये किसके इक्वल होगा, ओ ए प्लस बी डी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ओ डी, ठीक है। अच्छा, आप सोचोगे कि ये वाला फार्मूला कहाँ से आ गया, ये हमने क्या किया, तो ये असल में ट्रेपीजियम का फार्मूला है। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, पहले ज़रा इसको समझ लेते हैं। ये वाला जो एरिया है ये असल में क्या है, ये ट्रेपीजियम है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल से समझाता हूँ। अच्छा, तो ट्रेपीजियम या ट्रेपीजॉइड असल में क्या होता है, उसके लिए फार्मूला जो है वो ये है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। ट्रेपीजियम हम किस तरह पहचानेंगे, तो ट्रेपीजियम मस्ट हैव 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ट्रेपीजियम में 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होंगे। किस तरह, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो साइड है और ये वाला है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये 1 पेयर बन गया। तो बाकी 2 साइड जिस तरह भी हो, लेकिन इसमें 2 पैरेलल साइड्स होने चाहिए। तो ये दोनों पैरेलल साइड है और ये वाली इसका हाइट है। अच्छा, ट्रेपीजियम कुछ इस तरह का भी हो सकता है, कुछ अलग तरह का भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 2 साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए।
ठीक है। तो उसके लिए जो फार्मूला है, जिस तरह बाकी की शेप्स के लिए फार्मूले होते हैं, रेक्टेंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए, सर्कल के लिए, तो इसी तरह ज्योमेट्री में ट्रेपीजियम के लिए ये वाला फार्मूला है। अच्छा, अब वापस अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पर क्या है, ओ ए प्लस बी डी, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये वाले पैरेलल है। अब देखते हैं कि ये पैरेलल है या नहीं है। ओ ए और बी डी, ओ ए ये वाला, ठीक है, और बी डी ये वाला, आप देख ले ये दोनों पैरेलल है या नहीं है। तो इन दोनों का सम लेना है और डिवाइड करना है 2 पे, और फिर हमने क्या कहा, मल्टीप्लाई बाय ओ डी। तो ओ डी कौन सा है, हाइट, या बाज़ औक़ात इसे बेस भी कहते हैं। तो ओ डी क्या है, ये वाला जो टाइम है। अब हमने क्या करना है, बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा, 2s मल्टीप्लाई बाई बी सी डिवाइड बाई ओ डी इज इक्वल टू ये वाला सारा आ जाएगा। तो इसका ओ डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये बचेगा, ठीक है। अच्छा, पुट द वैल्यूज़ इन द अबव इक्वेशन। तो अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करने हैं जो पिछली स्लाइड में हमने मेंशन किए हैं। तो 2s और बी सी डिवाइड बाई ओ डी किसके इक्वल होता है, ये a के इक्वल होता है। आप वापस जाके वो दोबारा देख सकते हो कि ये किस तरह इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, ओ ए वी आई के इक्वल होता है, बी डी वी एफ के इक्वल होता है, और बी सी वी एफ माइनस वी आई के इक्वल होता है। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आ जाएगा। अच्छा, ये किस तरह मल्टीप्लिकेशन है, ये सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। तो ये क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी कुछ इस तरह से है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये वाला जो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें टाइम का जिक्र नहीं है। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसका हमें एक्सीलरेशन पता हो, फाइनल वेलोसिटी पता हो, तो हम उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।